वेनेजुला में हमला करने के बाद क्या ट्रंप का जो अगला निशाना है, जबकि वो बोल तो रहे हैं कि ग्रीनलैंड को 20 दिन के अंदर वो देखेंगे, लेकिन क्या उससे पहले वो ईरान के ऊपर कुछ ऐसी कार्रवाई हो सकती है? हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे इसकी। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ट्रंप की नीति में ये व्यापक परिवर्तन 2026 में एकाएक दिखने लगा है कि वो इतना ज्यादा औपनिवेशिक सोच के हो गए हैं। एकाएक लगातार वो अलग अलग जगहों पर हमले की बात कर रहे हैं, कॉलोनाइज कर लेने की बात कर रहे हैं जिस तरह से। तो इस सब की चर्चा करेंगे, साथ में जो वेनेजुला को लेकर के जो अभी तक के अपडेट हुए हैं, क्योंकि वहां पर काफी चीजें बदली हैं, उन सब की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। तो बात करिए, अगर स्टॉक मार्केट रिलेट हम जरूर करेंगे हर एक पहलू पर कि यहाँ पर क्या हो सकता है अगर जो वेनेजुला के साथ हो रहा है, साथ में अगर ग्रीनलैंड पे कुछ होता है या फिर ईरान के ऊपर, तो उसके कितने इंपैक्ट होंगे स्टॉक मार्केट वाइज भी। लेकिन उससे पहले आपको समझना यह है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि ईरान के ऊपर हमला हो सकता है वेनेजुला के दूसरे नंबर पर। इसमें कई सारी चीजें मैं भारत के संदर्भ में पहले देखें तो भारतीय सरकार ने कल एक एडवाइजरी जारी की है भारतीय नागरिकों को कि अगर वो आप ईरान में हैं तो वहां से निकलने के लिए तो नहीं, लेकिन वहां पर ट्रेवलिंग ना करने की एडवाइजरी जारी की गई है। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह की एडवाइजरी जारी करते हैं तो जो भी लोग वहां जाना चाह रहे थे या फिर जो वहां पर हैं वो वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। साथ में आज दिन के दौरान जब अमेरिका में जबकि रात थी तो वहां पर कई सारी ऐसी खबरें आती रही हैं लगातार ट्विटर के ऊपर की जो है मिडिल ईस्ट में कई सारे जो यूं कहिए जो उनके पोत हैं, जो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, जो उनके फाइटर प्लेन्स हैं, उनकी गतिविधि देखने को मिली है, जिसको अलग अलग चैनलों ने अलग अलग जगहों से पोस्ट किया है मीडिया हाउसेस की तरफ से। अगर आप देखें वर्ल्ड लेवल पर तो वो भी लगता है कि वहां पर सरगर्मी बढ़ी है। साथ में आज दिन के दौरान करीब 2-2:30 बजे के आसपास जो है इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने फोन किया है मोदी जी को, बात करी है। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिकी पक्ष को उन्होंने, जाहिर सी बात है अमेरिका की तरफ से वो फोन नहीं आएगा, लेकिन जिस तरह से तनातनी बनी हुई है ईरान और इजराइल के बीच में, तो इजराइल की तरफ से फोन आया है भारत को अपने पक्ष में करने के लिए या फिर भारत को साधने के लिए। ये बात जाहिर सी बात है। तो वो लगता ये है कि कुछ स्थिति ऐसी बन रही है कि जो ये डॉक्ट्रिन है अलग अलग प्रकार से चल रही है और अल्टीमेटली बहुत जल्द ही वहां पर कुछ कार्रवाई हो सकती है या इसकी उम्मीद लगा लेने वाली स्थिति जो बनती दिखाई पड़ रही है। यद्यपि क्रूड प्राइसेज को लेकर के अभी तक कुछ खासा बवाल नहीं हुआ है, वहां पर कोई स्पाइक नहीं है, लेकिन अगर ईरान के ऊपर कुछ भी ऐसा होता है और वहां पर सरकार में कुछ परिवर्तन होते हैं तो फिर क्रूड प्राइस पर इंपैक्ट दिखेगा। क्योंकि वेनेजुला की बात करिए और ईरान की बात करिए तो जो आज की डेट में जो तेल सप्लाई करता है वर्ल्ड में, उसमें ईरान की भूमिका काफी ज्यादा है, भारतीय संदर्भ में भी काफी ज्यादा है, क्योंकि हम उनसे तेल खरीदते हैं और भारत को ईरान रुपए में तेल देता है, वो अपने आप में एक बड़ी चीज है। यहां पर यह भी एक काफी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस भी राष्ट्राध्यक्ष ने डॉलर के सापेक्ष, जिसको पेट्रो डॉलर संबंध कहते हैं, यानी पेट्रोल को हमेशा डॉलर में ही खरीद बेच हो, यानी कहने का मतलब है जो क्रूड ऑयल है दुनिया भर में हमेशा डॉलर के सापेक्ष ही खरीदा जाए, जिसकी बहुत समय से करीब 40 साल से ये चीज होती रही है, निक्सन के समय से ये होती रही है कि लगातार कोशिश रही है अमेरिका की कि गोल्ड हो या फिर पेट्रोल है वो कहीं ना कहीं ये डॉलर के संदर्भ में ही खरीदा जाए या डॉलर से ही खरीदा जाए। इसीलिए और इसी नाते डॉलर की इतनी बड़ी भूमिका रही है और जब भी डॉलर की भूमिका को कोई भी चैलेंज करता है वहां पर वो स्थिति देखने को मिलती है कि अमेरिका कहीं ना कहीं गड़बड़ करने लगता है उसके खिलाफ। सद्दाम के केस में अगर आप बात करिए 2002-2003, वो पूरी की पूरी घटना जिनको याद है, नहीं याद है तो आप उसके बारे में पढ़िए, किस तरह से मास जो है वहां पे बात की गई कि बहुत ज्यादा हथियार हैं और बाद में फाइनली जब सब कुछ खत्म हुआ तो वहां कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था, क्यों? क्योंकि उन्होंने रुपए में या अलग अलग करेंसीज में, युआन में या रूबल में और बहुत सारी करेंसीज के सापेक्ष जो है वो तेल को ट्रेड करने की बात कर रहे थे। यही सेम चीज लीबिया में हुआ। वहां पर भी जब गद्दाफी की सरकार बदली गई, पूरी तरह से जो वो सब कुछ चीजें हुई, वही सेम चीज वहां पर देखने को मिली थी कि वो भी जो है डॉलर के सापेक्ष नहीं, अन्य करेंसीज के सापेक्ष जो है कच्चे तेल की खरीद फरोख्त करना चाहते थे। वेनेजुला ने भी यही सेम काम किया था लगभग। अगर आप इस बारे में बात करिए तो वहां पर वेनेजुला न सिर्फ ब्रिक का सदस्य बनना चाहता था, लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा था कि वो ब्रिक के सदस्य बनना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं लेकिन हाँ कुछ साल पहले जो है
उनके राष्ट्रपति भारत भी आए थे, उस पर भी बातचीत हुई थी बहुत सारा कुछ, और ब्रिक में सम्मिलित होने के लिए ये माना जा रहा था कि काफी सारे लैटिन अमेरिकन राष्ट्र हैं जो ब्रिक में जा सकते हैं। आपको ये भी याद होगा कि जब भी ब्रिक राष्ट्रों ने अपनी करेंसी लाने की बात कही है, चाहे उसको रूबल के सापेक्ष में, चाहे वो युआन के चक्कर में, चाहे कंबाइंड कर लीजिए उन केसेज में, उस सभी जगहों पर अमेरिका को प्रॉब्लम होती है। रशियन ऑयल जो भारत जो है रुपए में ट्रेड कर रहा है मजबूरन, क्योंकि डॉलर में वो नहीं कर सकता है और वो बहुत हद तक हमें रूबल खरीदना पड़ता है, फिर रुपया उसमें ट्रांजैक्ट होता है, अलग अलग तरीके से वो काम किया जाता है, बट वहां पर भी प्रॉब्लम है। लेकिन ईरान के केस में भी भारत ने रुपए में ट्रेड किया है। ईरान भी बहुत सारे अलग अलग करेंसीज में ऑयल को बेचने को तैयार हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है वो डॉलर चाहे, और इसीलिए यहां पर हमेशा ये मुद्दा गर्म रहा है। तो एक चीज समझिए, जिसने भी पेट्रो डॉलर को लेकर के कंट्रोवर्सी करी है, या कहिए कि डॉलर की जो भूमिका है उसको थोड़ा सा भी दबाने की कोशिश करी है, अमेरिका कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कुछ ना कुछ लंबे समय में करके दिखा ही देता है। तो फिर ये चीज होती रही है। तो ऐसा नहीं, ब्रिक को लेकर के भी जब ब्रिक करेंसी आने की बात थी, ट्रंप बिल्कुल खफा थे 1.5 साल पहले, और वहां पर पूरा का पूरा जो है वो बवाल आपको याद होगा। इसी चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस उस समय किए थे। अल्टीमेटली उस टाइम भी जो है ब्रिक करेंसी नहीं बन पाई थी। तो ये चीज हमेशा देखने को मिल रही है, डॉलर की जो सुपीरियरिटी है उसको बनाए रखने के लिए। तो अब क्या, जो कि ये लंबे समय से इजराइल और ईरान वाला मामला चल रहा है, तो क्या वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है? इसके कुछ कारण, कुछ चीजें, कुछ स्थितियां बनती तो दिख रही हैं, लेकिन कब होगा? जैसे कि पैटर्न है कि हमेशा शुक्रवार, शनिवार या रविवार में चीजें होती हैं, तो क्या इस वीकेंड में आपको इस टाइप की कुछ चीजें देखने को मिल सकती हैं? हो सकता है आपको, लेकिन हाँ, हो ना हो ये स्पेकुलेट हम जरूर कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली हमको तैयार रहना चाहिए किसी भी निगेटिव खबरों को लेकर के, क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम निवेशक हैं। अगर हम तैयार नहीं होंगे, क्योंकि हमें तैयार होना पड़ेगा। अगर आप बाजार में काम करते हैं, आप इन खबरों को सुन करके एक कान से निकाल नहीं सकते, क्योंकि जिस दिन वो गिरावट होगी उस दिन आपको लॉस होगा अगर आप उसके खिलाफ में ट्रेड लेके बैठे हैं। अगर आपने उसके पक्ष में ट्रेड लिए हैं तो आप पैसा बनाते हैं। तो आप निवेशक के रूप में आपको हमेशा कान आंख खुले रखने पड़ते हैं। चाहे ट्रेड वॉर का समय था, जिसने वो नहीं माना उसने बहुत लॉस किया, बड़े बड़े नुकसान हुए ट्रेड वॉर के चक्कर में। जिस दिन वो हुआ था, जो कि 4 अप्रैल की डेट है, 4 अप्रैल की ट्रेड शाम को ट्रेड वॉर शुरू हो गया, टैरिफ लगा दिया गया। 7 अप्रैल को मार्केट खुली चूंकि वीकेंड था, और 7 अप्रैल को बड़ा नुकसान हुआ था बहुत सारे अकाउंट्स में। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि एज ए ट्रेडर आप किसी भी चीज को सिर्फ इसलिए मत समझिए, सुनिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, ये मजे की बात नहीं है। आपको हमेशा सजग रहने की जरूरत है। तो इस वीकेंड आपको जरूर सजग रहना चाहिए, क्योंकि कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हुई लग रही हैं। साथ में जैसे मैंने कहा, जो औपनिवेशिक सोच पैदा हुई है एक प्रकार से इस समय डोनाल्ड ट्रंप के कार्य में, आप देख सकते हैं उसमें लगातार दिख रहा है। जैसे उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर के जो बात कही कि 20 दिन में हम ग्रीनलैंड के ऊपर जो है कुछ करेंगे, या ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड को लेकर के मैं डिफरेंट बात करूंगा इस वीडियो में, नहीं कि ग्रीनलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना जरूरी है, मगर ये चीज जिस तरह से औपनिवेशिक सोच को दिखा रही है ये थोड़ी गलत है। हम बहुत आगे आ चुके हैं उस दौर से जो कि 100 साल पहले गुजर चुका है। वापस से उस चीजों को नहीं रिपीट किया जाना चाहिए कहीं पर भी। लगातार भारत के लिए संदर्भ में भी जो पिछले 2 दिनों में अमेरिका की तरफ से बयान आए हैं, वहां पर भी जो है भारत को भी बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति नहीं दिखती है। बार बार क्रूड की खरीद को लेकर के चीजें कही गई हैं, अच्छे तरीके से नहीं कही गई हैं, वो भी ठीक नहीं लगती हैं। तो भारत भी, और चूंकि पूरे ट्रेड वॉर में जहां पर आप रसिया जो तेल बेचता है, जो चोर है एक्चुअली, जिसको आप चोर बोलते हैं, उसके ऊपर आप 20% टैक्स लगा के बैठे हैं, और जो उसको खरीद रहा था आप उसके ऊपर 50% टैक्स लगा के बैठे हैं। चाइना के ऊपर 25%, हमारे ऊपर 50% टैक्स है। तो ये कहीं से भी लागू नहीं होता, और उसके बावजूद भी आप उसको बार बार कह रहे हैं कि हमने जो है चुनूक भारत ने खरीदने की बात करी, हमने उनको 5 महीने तक नहीं दिया। भाई अगर नहीं दिया तो वो सही तो नहीं किया आपने, लेकिन उन सब चीजों को आप बार बार कह भी रहे हैं। इसका मतलब एक प्रकार से है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ दिखाने की प्रयास है। और इस पूरे ट्रेड वॉर में शायद अमेरिका जहां हारता दिख रहा था, तो उसने भारत के पीछे इसको एक प्रकार से वो भारत के ऊपर इसका पूरा इंपैक्ट दिखा रहा है। लेकिन खैर, ईरान के ऊपर अगर कुछ होता है तो बाजार पे क्या असर होगा? बाजार पे ऊपर निश्चित रूप से निगेटिव असर होगा, और वेनेजुला की सापेक्ष
काफी ज्यादा निगेटिव असर होगा। वेनेजुला चूंकि तेल में उतनी बड़ी चीज नहीं है, उसके पास होल्डिंग में जरूर है लेकिन वो उतना ज्यादा उत्खनन नहीं करता है। अब उसके जाहिर सी बात, और वहां पर भी अगर देखिए तो वो चूंकि उत्खनन नहीं है लेकिन ईरान में उत्खनन है, लगातार वो मामला जो है मार्केट में आता है, वो तेज की अगर शॉर्टेज होती है तो फिर जो है वर्ल्ड लेवल पर क्रूड की प्राइस में इंपैक्ट आएगा और भारत के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। अगर आपको याद हो, मैंने वेनेजुला के ऊपर जब हमला हुआ उसके बाद मैंने जो वीडियो किया था कि इंपैक्ट कितना होगा, तो मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट में 1 से 2 दिनों के अंदर, चूंकि वो वीडियो मेरा संडे को आया था, अब 2 से 3 दिन होने को आ गए, बुधवार। अब अल्टीमेटली अगर आप देखें, और उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा, मैंने उसमें साफ आपको बताया था कि इसका जो असर होगा मार्केट में 26,050 के आसपास तक आएगी बाजार। उस टाइम मार्केट 26,384-85 पे क्लोज थी, तो वहां से आज हमने वो लगभग वो नंबर छुआ है। यद्यपि इस बीच में मिड कैप उतना नहीं घटा है, उसके अलग कारण है। कल की वीडियो में मैंने बहुत डिटेल बताया था कि बहुत सारे मिड कैप स्टॉक्स में सिर्फ म्यूचुअल फंड की सेलिंग के नाते सेलिंग हुई, क्योंकि म्यूचुअल फंड को मालूम था कि यार ये स्टॉक्स मिड कैप से स्मॉल कैप में या मिड कैप से लार्ज कैप में जाएंगे। वो लिस्ट कल आ गई, जैसे वो लिस्ट आई है आज आपने देखिए उनमें से एक स्टॉक जिसकी मैं कल चर्चा कर रहा था, सब में एकाएक बाइंग नहीं आएगी लेकिन किसी किसी एक में आने लगी। उसमें से टाटा एलेक्सी, देखिए टाटा एलेक्सी आज 10% ऊपर गया है, तो मिड कैप में बाइंग रही है और मिड कैप की जो सेलिंग भी रही है मेजर स्टॉक्स में, उसके भी अलग कारण थे। अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने पूरी डिटेल ये बातें आपके सामने बताई हैं। तो उनमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे डिक्सन हुआ या पूना वाला हुआ या और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनमें जो है वो आने वाले वक्त में जब फंड्स इंटरेस्ट दिखाएंगे तो आपको मौके बनेंगे या वो उनमें उछाल दिखेगा भी। सेलिंग पहले इसलिए की जाती है, जाहिर सी बात है, मालूम नहीं था कि किसको किसको लिस्ट में बाहर जाएगा, तो बेचना इजी है, धीरे धीरे करके बेच लो, लिस्ट आने के बाद बेचना कठिन हो जाएगा। एक बार जब पैसे आ गए तो फिर चाहे जो खरीदो, और वही सिर्फ सेम चीज आपको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर ये चीज आगे भी रह सकती है और ये प्रॉब्लम जो है मिड कैप की उतनी बड़ी नहीं है। अब लार्ज कैप में आपने थोड़ी गिरावट इधर पिछले 2 दिनों में देखी है, अभी वो आगे कंटिन्यू हो सकती है अगर ये इंपैक्ट आया। साथ में रिलायंस को देखिए, कल मैंने डेटा आपको दिखाया था, रिलायंस में एवरेज वॉल्यूम से कई गुना ज्यादा पर काम हो रहा है। आज भी रिलायंस बाउंस बैक नहीं कर पाया है, अल्टीमेटली रिलायंस नीचे की तरफ गया है। रिलायंस इंपॉर्टेंट है और ऑयल इंडिया, आज ऑयल इंडिया भी नीचे गया है। ये दोनों स्टॉक इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों ही इंपोर्टर हैं ऑयल के, भारत में बड़ी रिफाइनरीज इनके हाथ में है, और अगर कुछ भी होगा कहीं भी तेल को लेकर के तो इनके ऊपर सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। तो उन दोनों स्टॉक्स में मंदी है और ये डर दिखा रहा है कि कुछ समझदार लोग वहां पर अपनी पोजीशन को चाहे तो स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं तेजी की या मंदी की पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज डेटा में शो होने लगी है थोड़ी थोड़ी, और ये बात और भी थोड़ा पुख्ता करती है इस बात को कि शायद किसी के मन में वो डर तो दिख रहा है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां पर रिलायंस इतना मूल्यवान स्टॉक है, क्योंकि वो इसका वेटेज इतना ज्यादा है, रिलायंस और एचडीएफसी गिर रहे हैं, मार्केट भले ही ऊपर हो, मिड कैप में तेजी रही है, बट आप देखिए इन दोनों स्टॉक्स में गिरावट रही है। मैं एचडीएफसी को इससे नहीं सीधा जोड़ सकता, लेकिन अल्टीमेटली ऑयल के नाते रिलायंस तो इससे सीधा जुड़ता है, तो इंपैक्ट हो सकता है इसका। तो इसके लिए तैयार आपको रहना चाहिए, चूंकि अब अभी 2 दिन बचे हैं, इन 2 दिनों में होगा कि नहीं होगा वो कहना कठिन है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, लेकिन इन 2 दिनों पहले इसको अनुमान लगाने का बेनिफिट ये है कि इन 2 दिनों में आप काफी चीजें उसके अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियोज में, अपनी ट्रेडिंग के स्टाइल्स में परिवर्तित कर सकते हैं। और वीकेंड पे थोड़ा सा जो है निगेटिव बायस के साथ रहने में भलाई लगती है, क्योंकि इतनी खराब इन्वायरमेंट में कोई अच्छी खबर नहीं आने वाली है। बुरी खबर कोई भी आ सकती है, लेकिन अच्छी खबर की उम्मीद इस समय बाजारों में नहीं किया जा सकता है, और ऐसे में मार्केट में बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी, उसकी भी उम्मीद कम ही है। मार्केट में एकाएक करके कोई पैथेटिक खबर आ जाए, कोई बुरी चीज हो जाए और मार्केट थोड़ा ज्यादा करेक्ट कर जाए, ये वाली पॉसिबिलिटीज बन रही है, यानी जिसको बोलते हैं सिग्मा इवेंट। तो सिग्मा इवेंट्स होने के पॉसिबिलिटीज जो हैं ज्यादा दिखाई पड़ रही हैं, और इसीलिए मंदी की तरफ जो है लोग बचने की कोशिश करेंगे। और इसीलिए आज आप देखिए प्रीमियम्स अगर पुट की देखिए तो वो ज्यादा दिख रही है, लोग ज्यादा हेजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं पोर्टफोलियोज को, तो यहाँ हेज भी करना चाहिए, मंदी की तरफ थोड़ा टिल्डेड रहना चाहिए, बहुत ज्यादा मंदी नहीं, लेकिन हाँ इस वीकेंड तक थोड़ा सोचना चाहिए, जब तक कि ट्रम्प के ट्वीट, ट्रम्प के जो है बयानात में थोड़ा परिवर्तन ना दिखे या मार्केट फिर नए ऑल टाइम हाई की तरफ ना जाती लगे, तब तक थोड़ा सोच समझ के बच के रहना चाहिए इंडेक्स लेवल पर। हाँ स्टॉक अलग बिहेव कर सकता है, टाइटन बढ़ गया है आज,
अच्छा गाइडेंस दिया, टाइटन बढ़ गया। टाइटन के ऊपर भी मैंने कई बार आपको बताया, पिछले कुछ दिनों में टाइटन अपने हाईज के आसपास है, नए ब्रेकआउट बन रहे हैं, टाइटन आपका तेजी दिखा रहा है। वहीं पर कई सारे स्टॉक्स जो तेजी नहीं दिखा रहे हैं, जहां मंदी चल रही है वहां मंदी लगातार कायम है। तो आपको इस समय बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा, कारण समझना पड़ेगा। जैसे मैंने मिड कैप वाली बात बताई थी, टाटा एल्क्सी ऊपर उछाल मिल गया, किसी और स्टॉक में कल उछाल मिल सकता है। ऑटो में थोड़ी बहुत तेजी लगातार बनी हुई है, बजाज ऑटो भी फिलहाल ऊपर की तरफ है। आप अगर रेगुलर वीडियोस देखते हैं तो मैंने इस साल की शुरुआत में बताया था कि ऑटो कंपनियों में थोड़ी सी अच्छा रहता है, महीना जनवरी का शुरुआती 5-7 दिन तो अच्छे रहते हैं, तो वो चीज हो गई है। अच्छा, एक बात और भी समझिएगा कि अगर आप पूरे जनवरी की बात करिए, लगातार जनवरी की बात करिए, अगर आप साल दर साल 20 साल में, तो जनरली जनवरी का जो सेकंड हाफ होता है, यानी 10 तारीख के बाद वाला जनवरी, उसमें जनरली मार्केट अच्छा नहीं करती है। उस समय मार्केट जनरली खराब परफॉर्म करती है। ये हमेशा से हिस्ट्री रही है। यद्यपि मैं यहाँ कोई सीजनल एनालिसिस का डेटा आपके सामने भी नहीं रख रहा हूँ, किसी एक वीडियो में लाके रख दूंगा उसको भी, लेकिन चूंकि जानकारी है मुझे और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जनवरी का महीना 10 तारीख के बाद वाला एरिया जो टाइम होता है, 10 से लेकर के भारतीय बजट तक, पहले बजट नहीं आता था फरवरी में, लेकिन अब तो बजट आता है, तो उस पीरियड में बाजार बहुत अच्छा नहीं करते हैं, थोड़ा जो है डाइसी रहते हैं, और वो ज्यादा है। पहले बजट नहीं आता था तो ज्यादा ही गिरावट रहती थी, अब जब से बजट आने लगा तब से जनवरी उतना खराब नहीं होता, लेकिन ये हाफ जो है थोड़ा सा जरूर थोड़ा सा गड़बड़ सा रहता है। तो यहाँ पे बच के रहना चाहिए और कोशिश करिए कि अपनी पोजीशंस को हेज करके रखिए, उस तरह से रहिए कि अगर कोई बड़ी खबर आ जाए तो आपको कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। अगर पैसे बने ना तो कम से कम पैसे आप गंवाएं ना, तो ये ज्यादा करने की जरूरत है। और इस समय बहुत सुपर डुपर बुलिश, आप स्टॉक स्पेसिफिक हो सकते हैं बट इंडेक्स पर बहुत ज्यादा सुपर डुपर बुलिश नहीं हो सकते हैं। डेटा थोड़ा निगेटिव बन रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स थोड़ी खराब दिख रही है, एक अलग सोच पैदा होती दिख रही है। अब जैसे वेनेजुला के केस में ही ट्रंप ने कहा है कि जो वहां पर जो भी तेल पैदा होता है उसका 50% जो है वो अभी फिलहाल अमेरिका लेगी और उस तेल को वो बेचेगी मार्केट रेट पर, और वो जो पैसा होगा उसको डोनाल्ड ट्रंप रखेंगे, यानी प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रखेगा, और उसको फिर वेनेजुला के नागरिकों के ऊपर और अमेरिका के हितों के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब उसमें कितना वेनेजुला पे होगा, कितना अमेरिका पे होगा, कोई बात नहीं कही है। तो एक प्रकार से वो दौर है जो 100 साल पहले हुआ करता था, जब देश एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से काम करते थे, एक प्रकार से जब उपनिवेशवाद चल रहा था। तो ये क्या उसका वापस से वो चीज आ रही है, मालूम नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरह से इंपैक्ट हो रहा है ग्रीनलैंड को लेकर के और बाकी जगहों पर, वो भी जाहिर सी बात है अच्छा नहीं दिखता है। ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी दिन मैं जरूर उस पर एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा। मार्केट में इस समय इतनी चीजें हो रही हैं कि बहुत सारी बातें जो पेंडिंग रह जा रही हैं वो आ ही नहीं पा रही हैं, उसके पहले ट्रंप का ट्वीट आ जाता है और मामला कुछ और गर्म हो जाता है। खैर, मैं मिलूंगा आपसे कल नए वीडियो में। हाँ, मेरे पुराने वीडियोज अगर हो सके तो जरूर देख लीजिएगा, 1-2 दिन वाले, उससे आपको काफी चीजें मिल जाएंगी। कल भी मैंने डेटा रखा था, बहुत सारे लोगों को अच्छे कंटेंट पसंद कम आते हैं, जनरली लोग खराब कंटेंट पसंद करते हैं, इसलिए जाके खराब वीडियोस देखते हैं। मगर कोशिश करिए थोड़ा अच्छा कंटेंट देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि सोशल मीडिया में आप स्कूल में उस बच्चे की तरह हैं अब, जहां बच्चा ही डिसाइड करता है कि सिलेबस में टीचर पढ़ाएगा क्या। तो अगर आप बच्चे से पूछेंगे कि वो क्या पढ़ेगा तो फिर तो जिंदगी भर वो गेम जो है पीरियड ही चलेगा। लेकिन सोशल मीडिया की प्रॉब्लम यही है कि यहाँ बच्चा डिसाइड करता है, यानी दर्शक डिसाइड करता है कि वो क्या देखेगा, और इसीलिए वो हर समय गेम पीरियड में रह जाता है। तो थोड़ा सा गेम पीरियड से बाहर निकलिए, थोड़ी सी चीजें पढ़ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने वीडियोस हो सके जो जरूर 1-2 देख लीजिए कम से कम, तो उसमें कुछ चीजें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको जरूर सीखने को मिल जाएगी। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।